कि 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव होने जा रहा है। महाराष्ट्र की 7 सीटों के साथ देश के 10 राज्यों की कुल 30 सीटों पर 16 मार्च को मतदान होगा। महाराष्ट्र में मौजूद संख्या बल को देखते हुए महायुति के 6 और महाविकास अघाड़ी के 1 उम्मीदवार के जीतने की उम्मीदें हैं। पिछले कुछ दिनों से इस चुनाव के लिए राजनीतिक गतिविधि यानी गणित साधने की कोशिश हो रही है। इसी बीच बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी है। वहीं शरद पवार के भी चुनाव मैदान में उतरने की संभावना जताई जा रही है और इसी वजह से अब राज्य की 7 सीटों पर निर्विरोध ही नतीजे आने की चर्चा हो रही है। बीजेपी ने जिन 4 उम्मीदवारों के नाम की घोषणा की है उनमें पूर्व मंत्री विनोद तावड़े, आरपीआई के प्रमुख और केंद्रीय राज्य मंत्री रामदास आठवले, हिंगोली के बीजेपी नेता राम राव और नागपुर की बीजेपी नेता माया इवनाते शामिल है। एक सीट अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और एक नाथ शिंदे की शिवसेना को दी गई है, यानी कि 4 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर उनके सहयोगी होंगे। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी का एक उम्मीदवार राज्यसभा जा सकता है। इस सीट के लिए शरद पवार का नाम लगभग तय माना जा रहा है। तो उमेश शुक्ला हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए। उमेश, क्या हलचल इस वक्त महाराष्ट्र में है इन नामों के ऐलान के बाद? जी बिल्कुल, लगातार पिछले दिनों से हम देख रहे हैं कि किस तरह राज्यसभा में कौन उम्मीदवार होगा। लगभग कुछ नाम सामने आए भी थे, लेकिन जो महाविकास अघाड़ी है उसमें बड़ी हलचल बनी थी कि बड़ी तनातनी बनी हुई थी। कांग्रेस चाहती थी कि उनका उम्मीदवार हो, शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे गुट है वो चाहते थे उनका उम्मीदवार हो। जैसा कि आदित्य ठाकरे ने इच्छा भी जाहिर की थी कि हम बड़ी पार्टी है, हमारा उम्मीदवार होना चाहिए। वही संजय राउत ने यह भी इशारा किया था कि शरद पवार फिर से राज्यसभा जाना चाहते हैं। तो महाविकास अघाड़ी की एक अलग तनातनी बनी हुई थी, लेकिन वहीं महायुति में देखें तो जो नाम थे, जो नंबर्स के समीकरण के अनुसार वो पता थे कि 4 उम्मीदवार भाजपा की तरफ से आएंगे, एक उम्मीदवार शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से, वही एक उम्मीदवार अजित पवार की तरफ से। अच्छा उमेश, मैं आपके पास आता हूँ। आठवले का इस पर बयान आया है, रामदास आठवले का, एक बार सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। मैं दोबारा आपके पास आता हूँ। मुझे लगता है, मेरी भावना यही है कि मुझे तीसरी बार मुझे राज्यसभा का मौका मिला है। इसके पहले मैं 3 बार लोकसभा में भी था और अब मैं नरेंद्र मोदी जी के सरकार में MOS भी हूँ सोशल जस्टिस का। तो मेरे पीछे बाबा साहब अम्बेडकर जी का आशीर्वाद है। उनकी प्रेरणा से मैं इस आंदोलन में मतलब सामाजिक और आर्थिक कामों में मैं हमेशा एक्टिव रहा हूँ और मुझे राज्यसभा इसलिए मिली है कि मैंने देश भर में नरेंद्र मोदी जी के विकास के एजेंडे को लोगों के सामने रखा था। जहाँ जहाँ भी मैं जाता था वहाँ नरेंद्र मोदी जी कैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं ये मैं लोगों के सामने बताता था, आंकड़ों के साथ मैं बताता था। और इसीलिए नरेंद्र मोदी जी को मालूम था कि मेरे जैसा एक जो लीडर है RPI का, वो उनके साथ रहना चाहिए। उमेश हमारे साथ हैं। उमेश, रामदास आठवले का नाम तो ज़रूर है और बड़े लकी भी हैं और बार बार वो कहते हैं कि देखिए मुझे मौका मिल जाता है और मंत्री भी बना दिया जाता हूं, नहीं मिलता है तो खुद कर बोल भी देते कि मुझे मंत्री बनना है। लेकिन खैर सिर्फ रामदास आठवले नहीं बल्कि अब चर्चा शरद पवार को लेकर भी हो रही कि उनका भी लगभग राज्यसभा जाना तय है। जी बिल्कुल, अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो कि शरद पवार का ग्रुप है और उनके नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जहां पर इसकी घोषणा की कि शरद पवार महाविकास अघाड़ी की तरफ से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार होंगे, जहां पर हर्षवर्धन सपकाल, सुप्रिया सुले जैसे तमाम जो नेता थे वो वहां पर मौजूद थे। हालांकि शिवसेना उद्धव ठाकरे की ग्रुप से कोई वहां पर मौजूद नहीं था, जिस पर मीडिया ने उनसे सवाल भी पूछा कि कहीं ना कहीं आदित्य ठाकरे ने अपनी इच्छा जाहिर की थी कि उनकी पार्टी बड़ी है तो उनका राज्यसभा में उनकी पार्टी का कोई उम्मीदवार होगा। लेकिन सुप्रिया सुले ने उसका जवाब देते हुए कहा कि नहीं, सर्वसम्मति से हम सभी ने इस पर चर्चा की है, जिसके बाद शरद पवार जी का नाम सामने आया है। तो उनकी पार्टी से शिवसेना उद्धव ठाकरे की ग्रुप से वहां पर कोई मौजूद नहीं था, लेकिन उनका ये मानना है कि हम सभी की तरफ से ये उम्मीदवार है। और जिस तरह से शरद पवार लगातार उनकी जो महायुति में कह लें या महाविकास अघाड़ी में जो इमेज है, तो यही माना जा रहा है कि महायुति के पास समीकरण बेहतर करने के या निर्विरोध जीतने के आसार। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार होंगे तो वो भी निर्विरोध ही जीत जाएंगे। तो अब तक जो 7 नाम है उसको लेकर यही नजर आ रहा है कि जो भी राज्यसभा में 7 उम्मीदवार है वो निर्विरोध चुनकर आएंगे। जी।
बिल्कुल सही आपने कहा। और अब चर्चाएं कई चीज़ों को लेकर हो रही हैं, चूंकि दोनों गुटों को लेकर है। और उधर एक सीट कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की पार्टी को भी दी गई है। ये दिखाता है कि एनडीए में समन्वय बनाकर रखने के लिए बीजेपी की तरफ से और सभी दलों को साथ लेकर चलने के लिए हर एक चुनाव में, चाहे वो बीएमसी का चुनाव हो, चाहे राज्यसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, संयम और समन्वय बहुत शानदार तरीके से बनता दिख रहा है। जी बिल्कुल, इसमें कई गुट बने हैं महाराष्ट्र की राजनीति में। अगर आप देखेंगे तो शिवसेना के 2 गुट हैं, एनसीपी के गुट हैं, और भाजपा कहीं ना कहीं इसमें एक खास समीकरण बनाकर चलती है। जैसा कि एनसीपी अजित पवार का जो गुट है महायुति के साथ है, वही एनसीपी शरद पवार का गुट महायुति के महाविकास आघाड़ी के साथ है। हाँ। वही एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है महायुति के साथ है। तो वो बैलेंस बनाकर बीजेपी बहुत ही बखूबी चलती है। वही वजह है कि जिस तरह जो सीट जीते हैं उसके आधार पर राज्यसभा का जो उम्मीदवार है उसकी संख्या है वो तय की गई है, जिसके आधार पर 4 उम्मीदवार महायुति की तरफ से जाने थे, 6 उम्मीदवार महायुति की तरफ जाने थे, जिसमें भाजपा के पास 4, शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास 1 और एनसीपी अजित पवार के पास 1, जिसका मैं बता दूं क्योंकि उसका भी नाम जो है साफ हो गया था 2 दिन पहले। पर अजित पवार के जो बेटे हैं पार्थ पवार, उनका नाम उम्मीदवार के तौर पे सामने किया गया है। खैर एकनाथ शिंदे की शिवसेना की तरफ से अब तक नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुख्य नाम जो सामने आ रहा है वो राहुल शेवाले हैं। फिर भी दूसरे नाम भी ये सामने आ सकते हैं, जैसे कि संजय निरुपम है, साइना नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। एक सवाल का जवाब दीजिए जल्दी से, समय कम है। शरद पवार के नाम को लेकर अगर उमेश देखा जाए, शरद पवार किस गुट से जाएंगे? बीजेपी अलायंस की तरफ से या फिर ये दिलचस्प है क्योंकि शरद पवार सीधे तौर पर शामिल नहीं है अलग गुट बनाने के बाद? जी बिल्कुल, महाविकास आघाड़ी की तरफ शरद पवार की उम्मीदवारी है और महाविकास आघाड़ी के पास इतने वोट है कि वो निर्विरोध चुनकर राज्यसभा पहुंचेंगे। तो इस तरह का समीकरण है, जो नंबर का समीकरण है या नंबर का खेल है, उसके आधार पर ये 7 नामों को जो वोटिंग होगी उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि जो 7 के 7 जो उम्मीदवार है वो निर्विरोध चुनकर आएंगे। ठीक है, बिल्कुल, शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी के लिए।